हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के इस सीरीज के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या ब्लड से रिलेटेड एबीजी एनालिसिस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या एबीजी एनालिसिस के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, कैसे हम लोग एबीजी एनालिसिस के साइट्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे परफॉर्म। उसके बाद इसमें देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखेंगे, अल्कोलोसिस। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड कैसे अल्कोलोसिस होता है या फिर एसिडोसिस होता है। उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वेदर उसके कॉज क्या है, रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या एबीजी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि आर्टीरियल ब्लड गैस जो है, एन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज लेबोरेटरी टेस्ट। ये क्या एक ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट है टू मॉनिटर द पेशेंट एसिड बेस बैलेंस। यह करता है एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि एसिड बेस बैलेंस को क्या करेगा, ये मेंटेन करता है। ठीक है, अब एबीजी एनालिसिस क्या प्रोवाइड करता है या फिर क्या हेल्प करता है। तो एबीजी एनालिसिस हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंटरप्रेट द कंडीशन। ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कंडीशन को डेट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी। इसमें तीन सिस्टम मेनली आते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें मेनली रिलेटेड टू द किडनी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, हाउ बॉडी ट्रांसफॉर्म एनर्जी, हाउ बॉडी ट्रांसफॉर्म फूड इनटू एनर्जी, फूड को कैसे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करा। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या नेक्स्ट सेगमेंट में कि मान लीजिए हम कोई भी सैंपल निकाले, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया किसी भी पेशेंट से। तो अब मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग वेनस ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं इन किसके बदले, एबीजी के बदले। तो एबीजी के बदले हम लोग मैक्सिमम चांसेस है कि वेनस ब्लड ग्लास को क्या कर सकते हैं, वेनस सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू आर्टेरियल ब्लड। तो देख लेते हैं क्या क्या मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग दोनों के बीच में, मतलब वेनस ब्लड और आर्टेरियल ब्लड के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, जब भी हम लोग ब्लड को जब हम लोग पुल आउट करेंगे, किससे पुल आउट करेंगे, तो अगर आर्टरी से पुल आउट करेंगे तो वो कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर होगा। तो उसका ब्राइट रेड हमेशा कलर होता है। और वेनस में क्या होगा, वेनस में हमेशा कैसा होगा, वेनस सैंपल अगर लेंगे तो इसका हमेशा डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं क्या, देयर इज नो नीड टू पुल द प्लंजर। ओके, तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो नीड टू पुल द प्लंजर। इसमें क्या होता है, प्लंजर को हम लोग पुल करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन वेनस ब्लड में क्या करेगा, हम लोग को जरूरत पड़ने का। तो इसमें लिख लेते हैं क्या, देयर इज नीड टू पुल द प्लंजर। ठीक है, इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, इसमें प्लंजर पुल करने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ेगी, तो क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें जो ब्लड का जो प्रेशर वो क्या रहता है, कम रहता है, और आर्टरी में जनरली ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ब्लड कम्स विथ फोर्स, ब्लड कम्स विथ फोर्स। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड डज नॉट कम्स विथ फोर्स। इसमें फोर्स से ब्लड नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फोर्स से ब्लड आता है। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं क्या, कि देयर इज हाई प्रेशर इन high pressure in
ब्लड कलेक्शन। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्लड जो जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, देयर इज लेस प्रेशर, देयर इज लेस प्रेशर इन ब्लड कलेक्शन। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो हम लोग डिस्कस की। आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स या फिर क्या क्या हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं ब्लड सैंपल के लिए, और व्हाट आर द साइट्स वो भी हम लोग देखेंगे क्या, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द एबीजी एनालिसिस कलेक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द एबीजी कलेक्शन। तो एबीजी सैंपल लेने के लिए क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा, थिंग्स वो हम लोग देख लेते हैं क्या। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या, सिरिंज विथ निडल। सिरिंज विथ निडल मेनली हम लोग इसमें साइज कौन सा लेते हैं, तो मोस्ट प्रीफरेबल साइज इज 23 गॉस मे बी, और बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे निडल्स लेते हैं, जैसे कि 21 गॉस का भी ले सकते हैं, 22 गॉस, और मोस्ट प्रीफरेबल जो है इसमें हम लोग देखते क्या, 23 गॉस का निडल हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या, सेकंड कि 2 ml ऑफ हेपेरिनाइज्ड सिरिंज। ठीक है, तो इसमें हेपेरिन का जो है हेपेरिनाइज्ड सिरिंज हम लोग लेते हैं। अगर हेपेरिनाइज्ड सिरिंज अगर हम लोग को नहीं मिलता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 ml जो सिरिंज है उसको हम लोग हेपेरिन से क्या करेंगे, फ्लश करते हैं। ठीक है, फ्लश करते हैं। अगर हेपेरिनाइज्ड सिरिंज अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, हेपेरिन से क्या करेंगे, उसको हम लोग फ्लश कर देते हैं। ठीक है, ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हेपेरिन से उसको फ्लश करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 पेयर ग्लव्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉटन लेते हैं या फिर गॉस पीस लेते हैं। ठीक है, गॉस पीस लेंगे, और फिर लोकल एनेस्थीसिया की भी जरूरत पड़ती है, एज इट इज अ पेनफुल प्रोसेस। ये कैसा है, पेनफुल प्रोसेस है। ठीक है, पेनफुल प्रोसेस। तो साइट ऑफ एबीजी एनालिसिस में क्या होगा कि व्हाट आर द साइट्स, व्हाट आर द प्रीफरेबल साइट्स जो हम लोग जहां से एबीजी एनालिसिस या फिर एबीजी जो है ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा मोस्ट प्रीफरेबल और होता है हमारा क्या, रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियस की तरफ। तो रेडियल आर्टरी, तो इसमें क्या एंगल रहेगा हमारा इंसर्शन का, तो 45 डिग्री इंसर्शन एंगल होता है। ठीक है, 45 डिग्री इंसर्शन एंगल होता है। ये मोस्ट प्रीफरेबल है और मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, साइट है हमारा। उसके बाद सेकंड, अगर यहाँ से मान लीजिए नहीं मिल पाता है तो देन सेकंड हमारा हो जाएगा क्या, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी में हमारा इंसर्शन एंगल कितना हो सकता है, 60 to 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारा, तो थर्ड साइट हो गया हमारा क्या, फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी में कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री इंसर्शन एंगल, मतलब सीधे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का आ जाएगा क्या, फोर्थ में हम लोग डोर्सल पेडिस आर्टरी में ले सकते हैं या फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो दीज आर द कॉमन साइट्स, दीज आर द मोस्ट प्रीफरेबल साइट्स। ठीक है, और मोस्ट कॉमन मेनली हम लोग इन्हीं तीनों में से लेते हैं। अगर यहाँ से भी ना मिले देन ये दो और साइड से ये हम लोग प्रीफर करते हैं, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, अब हम लोग कोई आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस, क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो द आंसर इज नो, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन of ABG analysis या फिर ABG सैंपलिंग। अब ठीक है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, एबीजी एनालिसिस का। अब हम लोग कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा टेस्ट है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं एबीजी एनालिसिस से पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, टेस्ट परफॉर्म्ड बिफोर एबीजी
सैम्पलिंग, एबीजी सैम्पलिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड एलेन्स टेस्ट, मॉडिफाइड एलेन्स टेस्ट। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो मॉडिफाइड एलेन टेस्ट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉडिफाइड एलेन टेस्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बोलेंगे कि पेशेंट जो है अपने फिस्ट को क्या करेगा, बांधेगा, ठीक है, क्लेंच करेगा। यानी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि फिस्ट को क्या करेगा, क्लेंच करेगा, ठीक है। अब फिस्ट को जब क्लेंच करेगा तो देन वी विल स्लोली क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिस्ट क्लेंच करने के बाद क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्लोज करते हैं तो देखेंगे कि क्या हुआ। उसके बाद उसमें हम लोग बोलेंगे कि पेशेंट को हाथ खोलने को बोलेंगे। तो हाथ जब खोलेंगे तो जब दोनों आर्टरी ब्लॉक है तो देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जब हम ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो ये जो एरिया जो है, ये जो पाल्म का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। तो ये पेल येलो कलर का हो जाएगा, पेल येलो कलर का हो जाता है। तो ये जो पाल्मर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पेल येलो कलर का हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि अब इसके बाद क्या होगा, पेल येलो कलर के बाद बोलेंगे कि एक एक करके हम लोग या तो रेडियल आर्टरी या फिर अल्नर आर्टरी दोनों में से किसी एक आर्टरी को जब हम लोग रिलीज करते हैं, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो देन पेल येलो से हमारा फिर से कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का होने लगेगा, ठीक है। अब ये है हमारा क्या, मॉडिफाइड एलेन टेस्ट। इसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो फिस्ट को क्या करेंगे, क्लेंच करेंगे, यानी मुट्ठी बांध देंगे, ठीक है। मुट्ठी बांधने के बाद क्या करेंगे कि ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब हम रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को जब क्लोज कर देते हैं तो क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो जब रुक जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे उसको, उस पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ आप पाम को खोलिए। पाम को जब वो खोलेगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक गया तो वो क्या हो जाएगा, पेल येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक आर्टरी, या तो रेडियल आर्टरी या फिर अल्नर आर्टरी, इन दोनों को जब खोलेंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई हो जाएगा, पहुंचने लगेगा। जब ब्लड में सेल्स पहुंचने लगते हैं, जब सेल्स में ब्लड पहुंचने लगेंगे तो क्या होगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। जब वो पिंक कलर का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, मॉडिफाइड एलेन टेस्ट। इस तरह से हम लोग मॉडिफाइड एलेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इट इज यूज्ड टू चेक, ये किस लिए चेक, इट इज यूज्ड, हाँ इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू चेक द पाल्मर इंटेग्रिटी। ये इसका यूज क्या है, इसका यूज है पाल्मर इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए, ओके, ये इसका यूज है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एबीजी एनालिसिस से पहले कोई टेस्ट हम लोग करते हैं तो द आंसर इज यस। कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉडिफाइड एलेन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे, मॉडिफाइड एलेन टेस्ट। ये इसका प्रोसीजर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों यूज होता है, तो इट इज यूज्ड टू चेक द पाल्मर इंटेग्रिटी टेस्ट, ठीक है, इसका पाल्मर इंटेग्रिटी टेस्ट करते हैं। अब हम लोग देख लेंगे क्या, प्रोसीजर ऑफ एबीजी एनालिसिस। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ एबीजी एनालिसिस, या फिर एबीजी सैंपल लेने का क्या क्या प्रोसीजर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल सरफेस एरिया करेंगे। सरफेस को क्या करेंगे, स्टेराइल करते हैं। तो सरफेस एरिया को क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे, ठीक है। तो स्टेराइल करेंगे किससे, तो स्टेराइल करेंगे स्पिरिट से या फिर अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से, क्या करेंगे, स्टेराइल करते हैं सरफेस को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड द रिस्ट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं, मतलब इस तरह से करते हैं, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग करेंगे, एक्सटेंड करेंगे रिस्ट को, तो फिर रेडियस की तरफ क्या होगा कि जो रेडियल आर्टरी हमारा वो एक्सपोज हो जाता है, यानी उसका जो है एक्सपोजर हो जाता है, मतलब इजिली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं रिस्ट को तो सेकंड में हमारा क्या जाएगा, लोकेट द रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी को क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं, इजिली लोकेट हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, परफॉर्म द मॉडिफाइड एलेन टेस्ट। मॉडिफाइड एलेन टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं कि प्रेस फर्मली ओवर द पंक्चर साइट। पंक्चर साइट के
पास जो है उसको क्या करेंगे, फर्मली प्रेस करके रखें, क्योंकि वहां आर्टरी में क्या रहता है, ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ज्यादा अगर प्रेशर रहेगा तो उसको ज्यादा देर तक ब्लड क्लॉट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो कितने देर के लिए हम लोग जनरली प्रेस करके रखते हैं, मिनिमम फॉर 5 मिनट्स, मिनिमम फॉर 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स के लिए हम लोग मिनिमम प्रेस करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देते हैं नीडल को। नीडल को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद सेंड सैंपल इमीडिएटली विद द पैक्ड आइस, ठीक है। उसके बाद सैंपल को हम लोग भेज देते हैं लैब में, लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में मेनली एबीजी एनालिसिस में हम लोग 5 चीजें हम लोग को इसमें ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है। पहला हमारा क्या, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। सेकंड हमारा पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट टेबल। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद O2 सैचुरेशन, ठीक है। O2 सैचुरेशन कहीं मिलता भी है, नहीं भी मिलता। तो ये 5 चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजी सैंपल। तो व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजी सैंपल। तो पीएच ऑफ ब्लड, तो पीएच ऑफ ब्लड का जो है नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, 7.35 टू 7.45। तो पीएच ऑफ ब्लड यानी ब्लड का पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा, 35 टू 45 mm of Hg। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी PaCO2 कितना हो जाएगा, 35 टू 45 mm of Hg, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट का कितना होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल होता है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर मोल। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसका कितना वैल्यू होता है, 80 टू 100 mm of Hg, ठीक है। और O2 सैचुरेशन कितना होता है, 94 टू 100%। So these are the normal values of ABG sample. Again I am discussing pH कितना होगा, pH of blood तो 7.35 to 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 35 to 45 mm of Hg। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होगा, यानी 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, 80 to 100 mm of Hg, ठीक है। और O2 सैचुरेशन कितना होता है, 94 टू 100%, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्या एसिडोसिस कब होता है, अल्कोलोसिस क्या होता है, आगे हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने देखा क्या, व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजी सैंपल, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होते हैं, तो एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या। तो पीएच ऑफ ब्लड, तो पीएच ऑफ ब्लड, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, तो इसका होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि अगर 7.35 से अगर हमारा पीएच कम हो रहा है अगर ब्लड का, ठीक है, अगर 7.35 से अगर हमारा इधर की ओर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर 7.45 से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, अगर नीचे की ओर जा रहा है यानी अगर 7.35 से कम हो रहा है, इट मींस दैट कि 7.33, 7.32, 7.31, 7.2 इस टाइप का अगर वैल्यू आएगा, देन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडोसिस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर 7.45 से, ठीक है, 7.45 से, यानी इसमें एक और चीज हम लोग इंटरप्रेट करेंगे क्या कि हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एसिड बढ़ेगा, ठीक है। अब 7.45 में से ज्यादा होगा, जैसे कि मान लेते हैं 7.50, 55, 60, ठीक है, तो ये सब चीजें अगर होंगी तो इसमें क्या होगा, बेस का मात्रा बढ़ेगा, यानी बेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर बेस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्कलोसिस। तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस, तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि अगर 7.35 से पीएच ऑफ ब्लड कम है, देन इट विल कम अंडर द एसिडोसिस कंडीशन, और अगर 7.45 से ज्यादा है, देन इट विल कम अंडर द अल्कलोसिस कंडीशन।
7.35 से ज्यादा है, कम है, इट मींस दैट कि क्या होगा, एसिड की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, ठीक है, एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा ब्लड में। और 7.45 से ज्यादा है, इट मींस दैट कि बेस की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, PaCO2। तो PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना था, 35 to 45। यूनिट क्या था इसका, mm/Hg, यूनिट हमेशा याद रखना, ठीक है, mm/Hg। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करता है वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करता है और एक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, तो कार्बोनिक एसिड यानी जो H2CO3 है वो अगर डिसोसिएट होता है, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये डिसोसिएट होता है H+ में प्लस एक बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। किसमें किसमें डिसोसिएट होगा, यानी H+ में डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होगा बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। तो अगर हम बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो इट मींस दैट कि कार्बोनिक एसिड जो होगा ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो कार्बोनिक एसिड अगर ज्यादा होगा, तो कार्बोनिक एसिड का मात्रा अगर ज्यादा होगा, इट मींस दैट कि H+ आयन ज्यादा होगा। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज्यादा तो एसिडिक कंडीशन को लीड करेगा, या फिर एसिड उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब कार्बन PaCO2 यानी CO2 को हम लोग जनरली रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट, रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो PaCO2 क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना हो गया, 35 to 45 mm/Hg, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बढ़ाता है। कार्बोनिक एसिड कैसे टूटता है, तो H+ और बाइकार्बोनेट आयन में टूटता है, ठीक है। इट मींस दैट कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा तो एसिड का अमाउंट एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक pH हो जाएगा और एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मींस दैट कि CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन, ये कह सकते हैं ना। तो ये रिलेशन हम लोग को देखेंगे आगे, ये बहुत हेल्प करेगा। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा जो था थर्ड हमारा था बाइकार्बोनेट आयन ना। तो बाइकार्बोनेट आयन को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइकार्बोनेट आयन HCO3, ये हमारा थर्ड था बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या होगा, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट। ये करता है क्या है कि मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा था नॉर्मल वैल्यू, ये हमारा क्या था, नॉर्मल वैल्यू था, ठीक है। तो ये जो है मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इन्हीं सब तीन चीजों को हम लोग मेनली फैक्टर करते हैं, दैट इज पीएच हो गया, सेकंड था हमारा PaCO2 और थर्ड था हमारा बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट जो है मेनली इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारी किडनी के अंदर और ये एज अ बफर काम करता है, ठीक है। किडनी के अंदर होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर होगा और एज अ बफर ये काम करता है। ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बफर एज अ बफर काम करता है, ठीक है, फंक्शन करता है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं क्या, व्हाट आर द गोल्स ऑफ एबीजी एनालिसिस। तो एबीजी एनालिसिस के क्या क्या गोल्स है वो हम लोग देख लेते हैं क्या।
तो डिटरमाइन करने के लिए आता है क्या कि वेदर द कंडीशन इज एसिड, पहला हमारा कंडीशन आ जाएगा क्या एसिडिक है कि अल्कोलोसिस है। तो ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अगर ब्लड का पीएच 7.35 से कम है तो कंडीशन हो जाएगा एसिडोसिस, और 7.45 से ज्यादा देन दिस विल कम अंडर द अल्कोलोसिस। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग देखने को मिलेगा क्या कि एसिडोसिस और अल्कोलोसिस तो डिटरमाइन हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा कि अब हम लोग को डिटरमाइन करना होगा क्या कि वो किस कंडीशन में आ रहा है, रेस्पिरेटरी में आएगा या फिर मेटाबॉलिक में आएगा। तो इसमें 4 कंडीशन बनते हैं, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा। ये डिटरमाइन करने के लिए अभी आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अनकंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है, या फिर पार्शियली कंपनसेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या रहेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे तो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद बताएंगे क्या कंपनसेशन का मैकेनिज्म, उसके बाद बताएंगे क्या कि अनकंपनसेटेड है या फिर कंपनसेटेड है या फिर पार्शियली कंपनसेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है कि मेटाबॉलिक कंडीशन है। इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या कि रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या रूल है। फर्स्ट रूल नंबर 1 है हमारा क्या कि इफ द pH एंड PaCO2 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला हम लोग रूल देख लेते हैं क्या, इफ द pH एंड PaCO2 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन देयर विल बी मेटाबॉलिक कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि pH भी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, pH भी बढ़ रहा है और PaCO2 का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर pH का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, और PaCO2 का वैल्यू घट रहा है, ठीक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, और कोई एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, देन दिस कंडीशन इज नॉन एज सेम कंडीशन। और सेम कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक कंडीशन होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एसिडोसिस और अल्कोलोसिस कैसे पहचानेंगे, तो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस इसमें ऐसे पहचानते हैं, इसमें देखेंगे क्या पीएच का लेवल, पीएच का लेवल देखते हैं, यानी पीएच ऑफ ब्लड देखेंगे, पीएच ऑफ ब्लड देखते हैं। तो पीएच ऑफ ब्लड अगर 7.35 से ज्यादा है तो एसिडोसिस हो जाएगा, और 7.45 से ज्यादा है तो अल्कोलोसिस हो जाएगा। और नॉर्मल वैल्यू हम लोग जनरली लिख के चलेंगे, अभी जनरली सबको याद तो नहीं होगा, 7.35 टू 7.45। और PaCO2 का वैल्यू कितना होता है 35 से लेके 45 यूनिट mm ऑफ Hg। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, सपोज दैट पीएच हमारा क्या हो गया, दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो पीएच मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं क्या, तो पीएच हमारा हो गया क्या 7.2 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं क्या, उसके बाद PaCO2 देख लेते हो। तो PaCO2 का लेवल हम लोग कितना लेते हैं, एक में ले लेते हैं क्या 30 ले लेते हैं सपोज दैट, ठीक है। और बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, जनरली हम लोग ले लेते हैं क्या ले लेंगे, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 25, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं क्या, सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, पीएच का लेवल, पीएच ऑफ ब्लड का लेवल मान लीजिए 7.6 कर देते हैं, ठीक है। और PaCO2 कर देते हैं कितना, PaCO2 कर देते हैं हम लोग क्या, मान लीजिए 50 कर देते हैं सपोज दैट। और HCO3 का लेवल कितना रखते हैं 23 रखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए एसिडोसिस और अल्कोलोसिस तो आप लोग पहचान सकते हैं। तो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस पहचानने के लिए क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिडोसिस और अल्कोलोसिस पहचानेंगे। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों होगा, क्योंकि पीएच लेवल 7.35 से कम है। तो इट मींस दैट कि पीएच अगर हमारा कम हो रहा है, ठीक है, पीएच हमारा कम हो रहा है। और PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 35 टू 45, यानी PaCO2 भी अगर कम हो रहा है, यानी PaCO2 भी इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब सेम कंडीशन में जा रहा है, यानी सेम, यानी एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये फॉलो करेगा रूल नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एसिडोसिस तो पहले से डिटरमाइन हो गया था, और अब हम लोग को डिटरमाइन करना था रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। तो ये सेम कंडीशन में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देन इट विल बी
क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या, कि पीएच लेवल क्या हो जाएगा, 7.6 है, 7 पॉइंट क्या है, 6 है, यानी 7.6 क्या होगा, 7.45 से ज्यादा हो गया, यानी ये इंक्रीज कर गया। अब नॉर्मल लेवल ऑफ PaCO2 कितना होता है, 35 to 45, ठीक है, 45 तो 45 से ये ज्यादा है तो ये भी इंक्रीज कर गया। अब पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कलोसिस हो जाएगा। ये क्या हो गया, अल्कोलोसिस हो गया। और सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या सेकंड रूल। सेकंड रूल में हम लोग देखेंगे क्या, कि इफ द पीएच एंड PaCO2 आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, देन द डिसऑर्डर इज रेस्पिरेटरी। तो डिसऑर्डर क्या हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी। इट मींस दैट कि अगर पीएच हमारा हाई हो रहा है, ठीक है, और PaCO2 हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर पीएस ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स कंडीशन, ठीक है, यानी एक बढ़ रहा और दूसरा घट रहा। मेटाबॉलिक में क्या था, कि मेटाबॉलिक में क्या था, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, यानी एक अगर बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा और दूसरा घट रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी हो जाएगा, ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा था। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर पीएच हमारा कम हो रहा है, इट मींस दैट कि PaCO2 अगर इसमें इंक्रीज कर जाता है, तो ये दोनों हमारे किस कंडीशन में आ जाएंगे, रिवर्स कंडीशन में आ जाएंगे। तो रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा, तो यहां से R उठा लेंगे, तो R से हो जाएगा क्या हमारा, रेस्पिरेटरी, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में क्या था, तो सेम में क्या था, SAME, हाँ, तो सेम में क्या था, यहाँ से M अगर उठा ले तो M से हो जाएगा क्या, मेटाबॉलिक। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर, फिर उसके बाद यही खत्म करेंगे। तो अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, मान लीजिए हमारा क्या, पीएच अगर हम सपोज दैट एक में इंक्रीज करते हैं, तो एक में इंक्रीज करते हैं, तो यानी अब हम लोग कर देते हैं 7.50, ठीक है। अब एक में PaCO2, तो PaCO2 क्या हो गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज कर देने इसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं क्या, सपोज दैट 28, ठीक है। और HCO3 हम लोग 24 रखते हैं सपोज दैट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, तो पीएच में हम लोग क्या करेंगे, 7.30 ले लेते हैं, PaCO2 ले लेते हैं, तो PaCO2 क्या किया, 50 कर देते हैं, HCO3 कितना रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, सपोज दैट 25, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, अब हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे एसिडोसिस है कि अल्कोलोसिस है, सेम प्रोसेस। तो एसिडोसिस के लिए और अल्कोलोसिस के लिए तो देखेंगे क्या, पीएच क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 7.45 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये नो डाउट ये क्या हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये नो डाउट ये क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, तो पीएच बढ़ रहा है, ठीक है, पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और PaCO2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। PaCO2 नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल लेवल इसका कितना है, 35 to 45। अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है यानी ये रिवर्स, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी। तो ये दिस कंडीशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, पीएच क्या है, 7.30 है, तो पीएच इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और PaCO2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो PaCO2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 2-4 एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि वेदर द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस, ठीक है।
तो अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स अलग अलग से, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, पीएच है उसमें कितना है 7.31, ठीक है। और CO2 का वैल्यू कितना है, CO2 का वैल्यू कितना है, CO2 का उसमें है 30 दिया हुआ है, और बाइकार्बोनेट कितना है 14 है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो 7.31 इट मींस दैट कि 7.35 से क्या है, कम है। जब कम है, ठीक है, और CO2 का लेवल भी क्या है, कम है। इसका कितना नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 7.35 टू 7.45, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 35 टू 45, ठीक है, यूनिट mm ऑफ Hg। तो ये देख रहे हैं कि इस pH भी कम हो रहा है और CO2 भी कम हो रहा है, यानी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस दैट कि ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। अब pH कम हो रहा है, तो pH कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। ओके, सेकंड अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें pH का वैल्यू कितना दिया हुआ था, pH ऑफ ब्लड का 7.62, ठीक है। CO2 का वैल्यू कितना था 20 है, ठीक है। हाँ, बाइकार्बोनेट कितना 20 है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या, तो 7.62 यानी ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है ना, और CO2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो रिवर्स में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका pH क्या हो रहा है 7.45 से ज्यादा हो रहा है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या है, pH 7.2 है, और pH CO2 कितना है 80 है ना, और HCO3 कितना हमारा 30 है। तो 7.2 इट मींस दैट कि 7.35 से क्या हो गया, कम हो गया, और ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा हमारा क्या, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रेस्पिरेटरी ना, और pH कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसिडोसिस। तो आई होप सब चीजें अब क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, तो फोर्थ क्या कंडीशन है, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन हो गया, ये मैं छोड़े जाता हूँ आप लोग के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कंपनसेटेड है कि अनकंपनसेटेड है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं।